हाँ नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पुनः आपका एक बार अध्ययन धाम के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपने क्लास देखी होगी, अपन समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे थे और अगर आपने मन से पढ़ी होगी तो काफी चीजें आपको समझने में मिली होंगी और समझने मिली हो तो आपका एक फर्ज बनता है कि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और यूं कह सकते हैं कुछ कमेंट तो करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरे दिन वीडियो बनाने के लिए रात को नींद नहीं आए कि भाई बढ़िया पढ़ाया, यूं लिख दिया है तो कल और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि पूरी दुनिया सब साइंस के अंदर कोई डिफरेंट नहीं ला सकता, कुछ डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, जो है वो सीधा सट है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर है कि मैं ये कहता हूँ अगर समझाते हुए और समझते हुए पढ़ा जाए और पढ़ा जाए तो साइंस से सरल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ये याद भी रहती है। लेकिन अपन ने तो पहले से ही सारी भेजे में घुसती नहीं है, तो ये चीजें क्या करती है कि अपन को समस्या में डाल देती है। तो मन बना लो आप कि साइंस दुनिया का सबसे सरलतम विषय है, तो अच्छे से खोपड़ियां में बैठ जाएगी, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। पर शर्त यह है कि आप लगातार बने रहिए और कोशिश करो कि समय कम है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है अपने को, ना कि टाइम पास के लिए, है ना भैया। चलो, तो अपन ने कल समतल दर्पण के बारे में आवर्धन तक मैंने बता दिया था कि उसके +1 की आवर्धनता होती है, जिसका मतलब कि समान साइज के बनते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने कि झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसको देखो, आपको ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा ज्ञान लगाना ही नहीं है आपको, तो ये रीजनिंग में भी आता है। प्रतिबिंबों की संख्या तो कैसे निकालोगे आप प्रतिबिंबों की संख्या? तो आपको तो क्या करना है कि वो डायरेक्ट देगा कि दो समतल दर्पणों को इतने थीटा डिग्री के कोण पे रखा गया है, तो काई नहीं करना, सीधा सट 360 डिग्री में उस थीटा का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो आपको n बोले तो प्रतिबिंबों की क्या आ जाएगी बताओ, संख्या। प्रतिबिंबों की क्या आ जाएगी, संख्या। ठीक है, प्रतिबिंबों की क्या आ जाएगी, संख्या। अब यहां क्या याद रखना है आपको कि अगर n बराबर, ठीक है, n बराबर जो प्रतिबिंबों की संख्या है, प्रतिबिंबों की जो संख्या आपकी निकल कर आ रही है, संख्या आपकी निकल कर आ रही है, अगर विषम है, कैसी है, विषम, तो कुछ नहीं करना है, वही आपका क्या है बताओ, आंसर। आगे बात समझ, नो चेंज। अगर मान के चलो आपका जो n का मान है वो जैसे उसी को ही क्या बोलेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। तो यहां ध्यान रखना है, अगर सम आ गई तो आपको क्या करना है कि n-1, कहने का मतलब एक क्या कर देना है, घटा देना है, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब जैसे प्रश्न करें अपन कोई कि दो समतल दर्पण हैं भाई साहब, होंगे, अपना क्या करना है, दो समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पणों को, ये बोल रहा है जैसा जैसा कर लेते हैं, दर्पणों को, है ना, जैसे 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, के पर रखा, 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। बता देंगे, इसमें कौन सी समस्या है साहब, है ना, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो यहां थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो इस पहले आप इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर आगे अपन इसको, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट इसको तो मैं बता ही देता हूं कि आपने देखा कि
एन बराबर क्या होता है बताओ, 360 डिग्री बता क्या होगा बताओ, थीटा, है ना। और उत्तर निकल कर आ रहा है आपका, यहां देखें तो 360 डिग्री है। चलो ये नीचे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको आगे ही अपन सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, क्योंकि ये फिर स्क्रीनशॉट में ऊपर वाला जो भाग है वो कटता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। चलो लीजिएगा भाई। चलो तो जैसे n बराबर अपन ने बात की थी, n बराबर कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री बटा क्या होता है, थीटा। तो आपके पास n का मान निकालना है तो 360 में कितने का भाग देना पड़ रहा था बताओ, 60 का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नील बटा सन्नाटा दोनों उड़ गए। और कितना बताओ, कितनी बार गया, 6 बार। तो बताओ बनने वाला जो प्रतिबिंब है अभी कितना बने हैं, 6। लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये सही है, ये जो आया है क्या वो सही है आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था आपको कि अगर विषम आता है, आंसर क्या आता है विषम, तो एज इट इज रखना है। अगर क्या आता है बताओ, सम आंसर आता है तो आपको क्या करना है, n-1, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सम्मित असम्मित वाला नहीं है, अरे वो अलग लेवल की बात है, यहाँ पे ये इससे काम चलता है अपना। सम की बात करें तो यहाँ 6 में से कितना घटा देंगे, 1, तो आपके पास प्रतिबिंबों की संख्या कितने आएगी बताओ, 5। तो कितने बताओ, 5। ओरिजिनल जो आंसर आएगा आपका वो कितना आना चाहिए बताओ, 5। तो n बराबर कितना हो गया, 5। अगर विषम होती तो जितना आंसर आता वही रख देते। और यहाँ पे पर अपन तो इतने उतावले रहते हैं पेपर के अंदर कि इतने मेहनत किए साल भर से वो नहीं देखते, देखते ये भी जहां मूड बने वो टेक दिया बस, है ना। ऐसा नहीं करना है, पहले ध्यान से देखना है कि ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सम आ रहा है तो उसमें से एक घटाना है, विषम आ रहा है तो नहीं घटाना है, ठीक है भाई। चल अब बात करें कि एक प्रश्न कंडीशन का और बनता है कि यदि 2 समतल दर्पणों को साफ, यदि 2 समतल दर्पणों को, यदि 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, कैसा रखा जाए बताओ, समांतर रखा जाए, तो आपको ध्यान रखना है समांतर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि समांतर रख दिए तो थीटा बराबर 0, कहने का मतलब 360 डिग्री बटा 0 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, अनंत। कहने का मतलब बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत, ठीक है। हालांकि ये इसको न्यूमेरिकल के रूप में नहीं देता, इस लाइन को तो डायरेक्ट ही पूछता है कि यदि 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो लेटा हुआ 8, कहने का मतलब अनंत होगी। कितनी होगी बताओ, अनंत। ये ध्यान रखना है आपको, असंख्य बनते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो तो फटाफट से। अब छोटा सा पॉइंट और आता है काफी मजेदार, जहां से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है।
कि समतल दर्पण के उपयोग, चलो बताओ क्या उपयोग हो सकते हैं। तो इसको तो पूरी दुनिया ही जानती है क्या उपयोग हो सकते हैं। एक उपयोग तो तुम भी जानते हो, सभी जानते हैं, जो अपना थोपड़ा है उसको देखने में। कहने का मतलब सुबह शाम कुछ लोग तो बस यही करते रहते हैं, पढ़ना लिखना तो है नहीं। लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो सज धज के जाएंगे, मॉडलिंग करने जा रहे हो, थोड़ा तो समझा करो। तो सर्वाधिक उपयोग भी अपनी कर रहे हैं इसका, है ना। तो चेहरा देखने में, सजने धजने के लिए जिस दर्पण के सामने तुम खड़े रहते हो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल। ये ध्यान रखना। तो पहला लिख दूं मैं इसका उपयोग चेहरा देखने में कि थोपड़ा देखने में, है ना, चेहरा देखने, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है भाई? समतल दर्पण के और भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? चलो बताओ। जो आजकल ट्रेंड में है, जितनी भी एनटीपीसी, रेलवे के एग्जाम, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक उपकरण होता है कैलिडोस्कोप। क्या बोलते हैं बताओ? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप की अपन जब भी बात करते हैं, ये होता क्या है? तो हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? बहुरूपदर्शी। क्या बोलते हैं? बहुरूपदर्शी। अब देखो, पुराने राजा महाराजा जो थे वो वास्तव में क्या बनवाते थे? मान के चलो हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि फलाने राजा ने क्या बनवाया था? शीश महल। क्या बनवाया था? शीश महल। अभी भी शीश महल की बात करें तो कैलिडोस्कोप को समझो आप, इसके अंदर कई समतल दर्पणों को समांतर इस तरीके से ऐसे एंगलों में रखा जाता है कि एक ही वस्तु के बहुत सारे क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। कई फिल्मों में जैसे आपने रोबोट 0.2 वाली बात करें, एक ही रोबोट मतलब न जाने कितने रोबोट दिखाई देते, रजनीकांत वाली, तो वो आदमी एक ही था, लेकिन उसकी इमेज कितनी बन गई बताओ? बहुत सारी बन गई। तो वो बहुत सारी इमेज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ? कैलिडोस्कोप का। इसे क्या बोलते हैं? बहुरूपदर्शी। क्या बोला जाता है? बहुरूपदर्शी। तो इसके अंदर कौन सा दर्पण होता है बताओ? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बताओ? समतल दर्पण। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। अब बात करें अपन एक और, पेरिस्कोप। कौन सी होती है? पेरिस्कोप। तीसरा जो इसका सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न, जिसको कि अपन ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पेरिस्कोप क्या होता है? देखो भाई, इसको समझो आप ध्यान से। पेरिस्कोप को समझने के लिए आपको ये डायग्राम थोड़ा सा मैं बना रहा हूं, ये भी समझना होगा, और यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो, ये जेड आकार का एक उपकरण है साहब। ये जेड आकार का क्या है? एक उपकरण है। माना कि यहाँ बहुत बड़ी क्या है? कोई दीवार है या कोई भी अवरोधक है, जहां से आपको इधर वाला सीन दिखाई नहीं दे रहा है, और आप कहां पर बैठे हो? यहाँ पर बैठे हो, और आपको वो चीज देखनी है, बाहर का नजारा, कि यहाँ कौन कौन है। जैसे कि आप तो आर्मी वाले ही बन जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो आर्मी वाले अपने दुश्मन को अपने बंकर में बैठ के देखना चाहते हैं, बाहर निकलेंगे तो फायरिंग हो सकती है, तो वो अपने बंकर में जैसे यहाँ पे छुप के बैठे हैं, और यहां से अपने दुश्मन पे क्या रख रहे हैं? नजर, बाहर नहीं जा रहे, अंडरग्राउंड है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहें तो ये इस उपकरण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये जेड आकार का एक उपकरण होता है। इसके अंदर जैसे इसके डायग्राम को मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं। देखो, अगर बात करें अपन तो इसको ठीक है। अब देखो,
होगा क्या कि इसके अंदर इस जगह पर एक समतल दर्पण लगाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा समतल दर्पण कहां पर लगाया जाएगा, यहां पर लगाया जाएगा। ये कैसा है, जेड आकृति का एक उपकरण है, ठीक है। अब इससे दुश्मन पर ये क्या रख रहे हैं, नजर। तो होगा क्या कि यहां इनसे जो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है वो इस समतल दर्पण पे टकराएंगी, और इस समतल दर्पण को इस तरीके से यहां फिट किया जाता है कि इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या रखा जाता है बताओ, सॉरी थीटा बराबर क्या रखते हैं, 45। और ये भी कितने डिग्री के एंगल पे रखा जाता है बताओ, 45 डिग्री। कितने समतल दर्पण हैं, 2, एक ऊपर है और एक कहां पर है, नीचे। अब इसमें से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि भाई इसका उपयोग करते हैं तो इसमें कौन से दर्पण होते हैं, तो समतल दर्पण। दूसरी बात कि इसके अंदर कितने समतल दर्पणों का उपयोग करते हैं, तो 2 का करते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है कि इन दोनों समतल दर्पणों को इसके अंदर कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 45 डिग्री फिक्स है, ठीक है। अब बाहर नजर करने के लिए तो यहां से जो बनने वाला ये लोग इनकी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। यहां से अपन देखेंगे कि यहां बन गई इनकी इमेज, फिर वो इमेज कहां बनेगी, यहां। और यहां जो लोग बैठे हैं, जैसे कि ये थोड़ा ऊपर बन गए हैं, इनको नीचे बढ़ा देते हैं भाई साहब को। ये जो बैठे हैं यहां से अपने दुश्मन पर क्या रख सकते हैं, नजर। तो इसका उपयोग दुश्मन पे नजर रखने के लिए, या अभी आपने देखा होगा कई बार कि आपने पनडुब्बियों के नाम सुने होंगे। भारत में पनडुब्बियों का भी निर्माण करते हैं, जैसे विदेशी जो भी है नौका है, या जो ऊपर, अपन तो पानी के अंदर है, ये नौका ऊपर तैर रही है, और अपनी जो पनडुब्बी है, पनडुब्बियों में है ना, जो पानी में डूबी रहती है उसको क्या बोलते हैं, पनडुब्बी। तो यहां से भी अपन देखेंगे कि ये कौन सी उपकरण के द्वारा बताओ दुश्मन पे नजर रखते हैं, पेरिस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा नजर रखते हैं बताओ, पेरिस्कोप। क्योंकि ये यहाँ इसको लगाने के बाद ऊपर निकलेंगे तो दिक्कत है, तो अंदर से ही नजर रखते हैं कि भाई समुद्र में कौन सी जगह जहाज घूम रहे हैं। तो ये काफी अच्छे प्रश्न इसमें बनते हैं। और सबसे बढ़िया जो प्रश्न बनता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। टोटल 2 क्या है बताओ, समतल दर्पण, और कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 45 डिग्री के एंगल पे। तो इसको आप लिख सकते हो, है ना। चलो, तो ये उपयोग हो गया आपके किसके बताओ, समतल दर्पण के। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, फास्ट हो भाई, आप ले लिया होगा, है ना। चलो देखो, रोते रोते नहीं पढ़ना है। अभी क्या है कि ना बराबर आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूं, सीधी बात है ना। नया नया है सब कुछ, तो नए नए में मैं भी थोड़ा सोच लेता हूं, किसी को कोई बात बुरी नहीं, मैं तुमको पढ़ने पे मजबूर कर दूंगा, ठीक है ना। और रही बात उसकी, जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं उनको पता है कि मैं उनको शांति से बैठने ही नहीं देता, ना बोर होने देते हैं। अपन विज्ञान पढ़ रहे तो क्या करें, ज्यादा टेंशन लेके लोड लेके तुम कौन से क्या कर लोगे बताओ, और अपना प्रश्न ही गलत कर लोगे। टेंशन में विज्ञान इतनी कठिन, समझ नहीं आ रही। रोते रोते नहीं पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है। जो भाई मेहनत करते हैं उनको जरूर फल मिलता है, लेट सही लेकिन जरूर फल मिलता है ना। और धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्सप्रेस उड़ गई नहीं, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे चल रहा है अपना, तो समझ में आएंगे आपको चीजें, है ना। और ज्यादा लोड लेना ही नहीं साहब। अब देखो, अगली अपन जब बात करते हैं यहां तक होने के बाद, तो अपना एक टॉपिक आता है कि देखो, नाम सुना होगा आपने, जिनके परावर्तक पृष्ठ समतल थे उनको क्या बोल दिया, समतल दर्पण, है ना। अब
जो मेन टॉपिक है इसी के अंदर बात करें, कौन से दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, बताओ? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं वो समझिएगा आप। जैसे मान के चलो ये अपन बात करें तो ये क्या बन गया, कोई गोला है, खोखला गोला है। ठीक है, आपने क्या किया कि इसको यहां से क्या कर लिया, काट लिया, इतना काट लिया साहब। ठीक है, और एक पार्ट में आपने इसको यहां से काट लिया, कोई बात नहीं। जहां से ये अभी थोड़ा बड़ा कट गया एक साइड, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो छोटा हो द्वारक जितना होगा उस हिसाब से। तो इसको अपन वापस से ड्रॉ करें, देखो ज्यादा ही होशियार बन रहा है ये गोला। अब जैसे हाँ अब सही है ना? देखो इसको मैंने यहां से लेके यहां पे काट दिया और एक टुकड़ा ये कर दिया। ठीक है, एक कोई गोला है, इसके दो टुकड़े कर दिए। अब अपन क्या करें, मान के चलो इस टुकड़े को मैं यहां से इधर निकाल के ले आऊं तो ये कैसा होगा, चलो बताओ, आप ही बता दो कैसा होगा, बताओ। ऐसा होगा इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये गोला जो आपने इधर निकाला है इसका पार्ट ये ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा अपन ने यहां से निकाल के इधर ले आए तो ये वाला कैसा होगा, ये ऐसा होगा। भाई यही तो है, दो हिस्से ले लिया आपने, तो इस गोले को काट के दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे कि इनके ऊपर AgNO3 या जो तुम अपन जानते ही हैं HgAg, अगर ये मैंने इधर से क्या कर दिया बताओ, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश। और इसकी पॉलिश किधर से कर दी, इधर से कर दी। अब देखो आपको ये पता चल रहा होगा कि एक खोखला गोला था, उसके दो पार्ट कर लिए अपन ने, एक इधर कर लिया और एक इधर। जब हमने जो उसका धसा हुआ भाग है उस पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो जो उसका परावर्तक पृष्ठ है वो किधर रह गया बताओ, बाहर की तरफ। जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी इससे टकराएंगी और क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ऐसे ही यहां पर देखें कि इसका जो धसा हुआ भाग है वो तो अपन ने प्लेन रखा है और पीछे जो उभरा हुआ भाग है उस पर क्या कर दिए बताओ, पॉलिश कर दी। तो आएगी किरण और इस अंदर वाले भाग पे टकरा के क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो आपने बनाया है ये कौन सा दर्पण है बताओ, उत्तल दर्पण। कौन सा है बताओ, उत्तल दर्पण। और ये कौन सा है बताओ, अवतल दर्पण। कौन सा हो गया साहब, अवतल दर्पण। ठीक है, इनकी परिभाषा ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपन कह सकते हैं ऐसे दर्पण, यहां लिख देता हूं मैं भाई साहब, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, बस गोलीय हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बताओ, गोलीय हो, तो वो क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और ये कौन सा हो गया, अवतल। अच्छा, उत्तल दर्पण की अपन बात करें तो इसी को बोला जाता है अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण बताओ, अपसारी। और इसको कौन सा बोलेंगे, अभिसारी। कौन सा बोलेंगे बताओ, अभिसारी। ठीक है, अब इसमें आपको क्लियर ये पता होना चाहिए कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मतलब आने वाली जो प्रकाश की किरणें जिसको बाहर की तरफ से टकराएं तो वो उभरा हुआ अगर भाग है तो वो कौन सा हो गया, उत्तल। और अगर वो अंदर धसा हुआ भाग है तो वो कौन सा हो गया, अवतल। तो वास्तविकता में जो गोली दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के अंदर अपन देखें, जैसे कि इस उत्तल दर्पण की अपन ने बात की, ठीक है, तो इसके बारे में मैं अगर पहला पॉइंट लिखूं, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ
कैसा है बताओ? उभरा हुआ। कैसा है? उभरा हुआ। और इसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है बताओ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पर प्रकाश की किरणें आकर टकराएंगे। कैसा है बताओ? अंदर धसा हुआ। कैसा है? अंदर धसा हुआ। अंदर धसा हुआ। ठीक है। अब बात करें अपन कि ये जो होता है इसको अभिसारी बोल दिया ना, इसको क्या बोल दिया? इसको अपसारी बोल दिया, इसको अभिसारी बोल दिया। ये दो इनके मुख्य गुणधर्म होंगे। भाई से इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहां पर है बताओ? बाहर की तरफ, और उसका किधर है? अंदर की तरफ। अब यहां से बहुत सारे देखो प्रश्न बन सकते हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे ये खोखले गोले का सेंटर क्या है बताओ? सी। इसका क्या है? ये सेंटर सी है। और इसकी बात करें, ये भी इसी का पार्ट है और इसी का पार्ट ये है ना। ये किरणों को क्या करता है? अपन बात करें, यहां लिख सकते हैं, ये आपतित किरणों को अपसरित करता है। कहने का मतलब अभी समझ आएगा आपको कि जब इस पे गिरती है तो ये उनको फैला देता है, और ये परावर्तित किरणों को अभिकेंद्रित करता है। परावर्तित किरणों को क्या करता है? अभिकेंद्रित करता है। ठीक है। और क्या क्या बात है इसकी वो अपन समझेंगे। इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा उत्तल होता है और कौन सा क्या होता है? अवतल। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना भाई साहब, अभी बता देता हूं आपको। दर्पण वे होते हैं जिसके पीछे के हिस्से पे क्या कर रखते हैं? पॉलिश। और लेंस वो होते हैं जो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट, कहने का मतलब पारदर्शी, जिन पे कोई पॉलिश नहीं की हुई थी। तो ध्यान रखना है कि जो दर्पण हैं वो अलग होते हैं और लेंस क्या होते हैं? अलग। अब जो अपन ने परावर्तन की घटना देखी है वो किससे संबंधित होती है? दर्पणों से। अपवर्तन की जो घटना होती है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। तो वो घटना कहां देखने मिलेगी अपने को? लेंस में। ठीक है ना। तो अपन को यहां पे तो यही चीज पढ़नी है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो, अब जैसे एक पॉइंट देखें आप, गोलीय दर्पणों के लिए परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों के लिए क्या देखनी है? परिभाषा। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप सभी ने अभी देखा था कि सभी जो दर्पण है वो किसी न किसी गोले के हैं, चाहे उत्तल हो के अवतल हो, दोनों के दोनों किसी न किसी गोले का क्या है? भाग है। अब जैसे मान के चलो अपन पहले अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। किसकी बात कर लेते हैं? अवतल। ये मान के चलो कोई भी दर्पण है, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है, पहले समझाऊंगा आपको, फिर जिससे कि आपको कोई भी परिभाषा याद रखने में दिक्कत नहीं है। यहां जो पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसको बोला जाता है P, या इसको रिप्रेजेंट ध्रुव बोलते हैं।
ठीक है। यहां देखें तो इसको एन और क्या बोल सकते हैं, एन डैश। तो ये एक चाप होता है किसी गोलीय दर्पण का, चाप ऊपर के सिरे से और नीचे तक का, तो इनको बोला जाता है बताओ द्वारक। पहले समझ लो आप, इसको क्या बोलेंगे, द्वारक। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, द्वारक। अब ये जो दर्पण है वो वास्तव में किसी न किसी गोले का क्या है बताओ, भाग है। अपन को पता है ये किसी न किसी गोले का क्या है, भाग है। अब गोले का भाग है तो इस गोले का तो सेंटर भी होगा, तो ये जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, सी। तो इसको बोला जाएगा वक्रता केंद्र। अब भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो वास्तव में क्या है, आर है। तो इसको अपन जैसे इसको बोल दिया आपने वक्रता केंद्र, क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र। तो ये जो दूरी है इतनी वो आर बोलिए, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे साहब, वक्रता त्रिज्या। तो एक नाम पी ध्रुव किसी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हो गया, दोनों में ही होगा, उत्तल में भी होगा और अवतल में भी होगा। द्वारक को अपन जानते हैं, ये हो गया। इसके बीच का पॉइंट जो है वो क्या हो गया, सी बोले तो वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो, अगर इस लाइन को मैं यूं बढ़ा देता हूं यहां तक, ठीक है, तो ये यूं चली जाएगी, भले ही और लंबी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक। अभी आपने तो ये टोटल जो लाइन पूरी अपन को दिखाई दे रही है ना। इसकी बात करें, जो सी और पी को मिलाती हुई निकलती है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। इस सी और पी के बीच में एक मध्य बिंदु होता है, तो आपने सुना होगा कैमरामैन फोकस करो, है ना, तो उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और इस एफ से पी के बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाएगी बताओ, फोकस दूरी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो जैसे देखो 1 2 3 4 और अपन बात करें 5 और ये कौन सी हो गई, 6। ठीक है। इसके अलावा अपन और भी इसमें देखेंगे, अभी फोकस बिंदु की और फोकस दूरी की दोनों की परिभाषा, ये फोकस बिंदु की अलग से देखेंगे। ये क्या है बताओ, फोकस बिंदु। तो टोटल अपन 6-7 परिभाषाएं लिखेंगे, तो उनके बारे में मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूं कि भाई जब भी ये जो दर्पण है, माना कि ये अवतल है, इसी प्रकार किसके लिए होगा बताओ। इसको अगर मैं यूं पॉलिश कर दूं इधर से, तो ये क्या हो गया बताओ, अवतल हो गया। तो अवतल के बारे में समझे आप, तो ये क्या हो गया, इसके द्वारक हो गया। ये क्या हो गया बताओ, वक्रता केंद्र हो गया। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, और इसके बीच का भाग क्या होगा, पी। ये जो एफ है ना, ये जो एफ है वो क्या है, फोकस बिंदु है। और ये दूरी जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। मुख्य अक्ष जो लंबी रेखा। अब इसी को देखो, अगर मान के चलो मैं इस परावर्तक पृष्ठ को ऐसे मान लूं, है ना, और परावर्तक पृष्ठ को ऐसे माने अपन, तो ये इधर पॉलिश करनी पड़ेगी। अब पॉलिश करनी पड़ेगी तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर ये मुख्य अक्ष है, और यहां अपन ने अभी बात करी थी, ये क्या होगा इसके लिए बताओ, पी होगा। ये बिंदु तो क्या होगा, पी। ऐसे ही बात करें तो भाई साहब इसको भी अगर बढ़ाया जाए तो ये भी किसी न किसी गोले का क्या है, भाग है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, सी होगा। अब ऐसे ये देखा जाए तो इसके बीच में कौन सा बिंदु है बताओ, एफ, जिसको फोकस बिंदु बोलेंगे। और जो दूरी होगी यहां से यहां तक की, जो दूरी होगी यहां से यहां तक की, वो क्या कहलाएगी बताओ, एफ, फोकस दूरी। ऐसे ही बोले तो ये इसका क्या हो गया बताओ, द्वारक हो गया। ठीक है। और ये टोटल जो दूरी हो गई इतनी, ये वाली जो दूरी है इतनी, सी से पी तक की, तो इसको बोलते हैं आर। तो सब सेम टू सेम ही रहेगा। अब कंडीशन ये आएगी कि
कौन से का ऋणात्मक है, कौन से का धनात्मक है, तो वो सारी चीजें अपन को देखनी है। तो जैसे परिभाषाएं लिखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि द्वारक क्या होता है। द्वारक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है परावर्तक पृष्ठ का चाप, ठीक है, क्या कहलाता है? द्वारक। ये यहां से यहां तक का जो चाप है वही क्या कहलाता है? द्वारक। अब दूसरी बात करें अपन वक्रता केंद्र, तो यहां पे लिख सकते हो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका मध्य बिंदु, उसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है, जिसे जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से अभी बता दूंगा मैं, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप फटाफट से। चल, ठीक है। अब बात करें अपन आपने कौन कौन सी परिभाषा लिखी? द्वारक और वक्रता केंद्र की, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, अब बात करें अपन वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो देखो इनको अब मैं सबको डायग्राम से आपको बताता चलूंगा। जैसे मान के चलो ये दर्पण है, ठीक है, और इस पे आपने यूं पॉलिश कर दी, तो पॉलिश कर दी तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ हो गया। तो ये वास्तव में कौन सा दर्पण है फिर बताओ? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो यहां पे इसका C है और ये इसका क्या है बताओ? P। तो C से P के बीच की जो दूरी है ये वाली, यही क्या होती है बताओ? R, ठीक है। अब बात करें अपन इधर, ये आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये दर्पण के पीछे होती है भाई, दर्पण के, माना कि ये क्या आ गया? इसका केंद्र बिंदु C आ गया, तो यहां से ये इसका P है, तो ये जो दूरी है ये इसकी क्या होगी बताओ? वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे दर्शाएंगे बताओ? R से। अब यहां देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि अवतल दर्पण में तो ये किधर आ रही है? दर्पण के सामने, इधर बाईं तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड में, जबकि उत्तल दर्पण के लिए ये किधर जा रही है बताओ? राइट साइड में। अब यहीं से आपको ध्यान रख लेना है, धीरे धीरे याद रह पाएगी आपको ये चीज, कि जो भी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दर्पण के किधर है बताओ? बाईं तरफ, तो इसका मतलब वो दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो मैं यहां आपसे अगर पूछूं कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक,
तो आपको ध्यान रखना है कि वो कैसा होगा, ऋणात्मक। वैसे ये चीज अभी आएगी, चिन्ह परिपाटी में समझाऊंगा। दूसरी बात, उत्तल दर्पण जो है आपका कौन सा है बताओ, उत्तल दर्पण। इसमें किधर आ रही है बताओ, दर्पण के पीछे उधर आ रही है। इसका मतलब वो यूं कह सकते हो कि एक्स और जो वाई अपने अक्ष होते हैं उसमें प्लस की तरफ है, तो वो धनात्मक होगी दूरी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक और इसकी क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, तीसरे नंबर की परिभाषा को, कि ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी, ठीक है। अब इसमें और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है, वो अपन अभी देखेंगे। अब चलो 4 नंबर, 3 परिभाषाएं हो गई। 4 नंबर पे अपन देखें कि जैसे जो P है, P बोले तो क्या है, ध्रुव। तो इसके बारे में एक लाइन लिखना है कि परावर्तक पृष्ठ का क्या है, ये बताओ, मध्य बिंदु। परावर्तक पृष्ठ का क्या है बताओ, मध्य बिंदु। भाई इसमें भी ये रहा मध्य बिंदु P और इसमें भी क्या रहा, मध्य बिंदु P। तो ये सिंपल सी बात है कि ये कैसा होता है बताओ, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, है ना। कई जगह इसको O से भी डिनोट कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव P। तो 5वें नंबर की बात, 5वां नंबर अपन बात करें, एक शब्द आता है मुख्य अक्ष, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, प्रिंसिपल एक्सेस। ये अपन यूं कह सकते हैं, वह सीधी रेखा जो कि वक्रता केंद्र C व ध्रुव P को मिलाती है, ध्रुव P को मिलाती है, उसे क्या बोलेंगे बताओ, मुख्य अक्ष। जैसे अब इसको मैं बिगाड़ दूं, यहां से देखो, ये जो सीधी रेखा है ये क्या हो गया, इसका बताओ मुख्य अक्ष, ठीक है। अभी परिभाषाएं आएंगी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, आपतित हो रही है, तो उसको वो परावर्तन के पश्चात कहाँ होके निकलेगी। तो ये सारी चीजें अपन को परिभाषाएं अगर आती हैं तो अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब 2 परिभाषाएं और देख लेते हैं अपन, फिर इसको। अब बात करें अपन फोकस बिंदु, किसकी बात करें बताओ, फोकस बिंदु। ठीक है, और एक होगी आपकी फोकस दूरी। तो इन दोनों को मैं एक, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कौन सा हो गया बताओ, अवतल दर्पण हो गया। मैं कह रहा हूं कि ये मुख्य अक्ष है इसका ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया P। अब देखो इसका परावर्तक, ये अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। और ये क्या होगा बताओ, इधर देखें तो ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण।
अब इसका भी ये क्या हो गया बताओ, मुख्य अक्ष हो गया, इसका ये सी हो गया, इसका ये क्या हो गया, पी। तो फोकस बिंदु का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद यह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या करेगी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वही उसका क्या होता है बताओ, फोकस बिंदु होता है। क्या होता है, फोकस बिंदु। और उसको किससे बताते हैं, एफ से। ऐसे ही यहां पे अपन देखें कि ये भी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर। दर्पण कौन सा है, उत्तल है। अब उत्तल दर्पण में एक बात यह है कि इसको अपन ने अपसारी बोला था, तो ये इसको मुख्य फोकस पे नहीं लाएगा, दूर अपसरित करेगा। परंतु जब देखने की बात आती है तो ये एक पॉइंट से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इस पॉइंट को जाए, भले एक और ले ले जैसे, तो ये भी इधर जाएगी, है ना, कितनी भी ले सकते हैं वो तो अपन। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अपन देखेंगे कि देखो ये जो पॉइंट है, यहां से देख रहे हैं अपन, तो ये यहां से आती हुई क्या हो रही है बताओ, प्रतीत हो रही है। तो दो घटनाएं, तो ये क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को वापस सुनिएगा कि जब कभी परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित कराई जा रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर फोकसित होती है या काटती है वो उसका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। अवतल दर्पण के लिए ये किधर होगा, सामने। तो भाई इधर वाली दूरी तो कैसी होती है, ऋणात्मक। अपन बात करें जब दूरी की, फोकस दूरी की, तो ऋणात्मक हो जाएगी। अब यहां देखें तो इसके लिए किधर होता है, उधर होता है। तो मैं इसकी जब डेफिनेशन लिखूं तो आपको समझना है कि देखो, परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं, बिंदु पर देसी भाषा में काटती हैं, प्रतिच्छेदित भी कह सकते हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को फोकस बिंदु, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, फोकस बिंदु कहते हैं, है ना। ये परिभाषाएं अपने को पता होनी चाहिए, जब भी जाके अपन डायग्राम जब बनाएंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। फटाफट से एक परिभाषा और बचती है, उसको भी अपन लिख ही लेते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट से। अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई, इधर इसके लिए फोकस बिंदु कहाँ है बताओ। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस बिंदु है इसका वो किधर है बताओ, बाईं तरफ। किधर है, बाईं तरफ है। और इसके लिए किधर है बताओ, दाईं तरफ। ठीक है, तो इसका फोकस बिंदु अपन को वास्तविक लग रहा है। इसका फोकस बिंदु कैसा लग रहा है, वास्तविक। और उसका कैसा होगा, आभासी। तो ये एक दो पॉइंट और अपन नोट कर लेंगे, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चल, तो यहां देखो एक बात और लिखनी है कि अवतल जो दर्पण है
का फोकस बिंदु वास्तविक कहलाता है। अब अपन रखते हैं वास्तविक, आभासी, यह ध्यान रखना है जो दर्पण के इधर होगा वो क्या होगा, वास्तविक कहलाता है। और जबकि, क्योंकि वो दर्पण के कहां है बताओ, पीछे, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कैमरा मैन फोकस करो वाला ही है ना, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, क्योंकि वहां ऐसी लाइनें देता है फिर अपन फालतू में परेशान होते हैं। इसलिए हर चीज क्लियर करके चलो, वहीं तरफ वाला है तो क्या होगा, वास्तविक, और उधर है तो कैसा होगा, आभासी। ये चीज मतलब कुछ मेरा ये प्रयास नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी, मेरा प्रयास ये है कि भाई जिन लोगों ने बहुत समय से साइंस से दूरी, जिनकी किसी मजबूरी के कारण बन गई, उन लोगों को भी ये चीजें अच्छे से क्या है, समझ आए, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। लैंग्वेज भी अपनी जो देसी भाषा कह सकते हैं उसमें अपन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, है ना। चलो 7वें नंबर की अपन बात करें, एक पॉइंट आता है फोकस दूरी। कौन सा पॉइंट आता है, फोकस दूरी। तो देखो इसको फोकल लेंथ को अपन बात करें, छोटी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझाने के लिए देखो मैं बात करूं तो एक छोटा सा अपन डायग्राम भी बना लेते हैं। ये मान के चलो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताओ, अवतल दर्पण। तो यहां पे इसका ये मुख्य अक्ष है और यहां क्या है बताओ, सी। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसका ये क्या है बताओ, एफ। भाई फोकस बिंदु है ये एफ, और ये क्या हो गया, इसका पी हो गया। मैं कह रहा हूं कि इस एफ से लेके पी के बीच की जो दूरी है, एफ से लेके पी के बीच की जो दूरी है वही क्या है बताओ, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ठीक है। सी से पी के बीच की तो वक्रता त्रिज्या थी, अब यहां एफ से पी तक के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी। अब ऐसे ही इधर भी देखें तो ये आपका कौन सा हो गया बताओ, उत्तल दर्पण हो गया। इसके अंदर भी अपन देखें तो इसका वक्रता केंद्र कहां है, सी यहां पर है। अब यहां इसका जो सेंटर है वो कौन सा है, ये है एफ। तो एफ और ये कौन सा है, पी। तो यहां भी इसके बीच की दूरी है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, फोकस दूरी। अब आप देखकर बता सकते हो कि ये कौन सा दर्पण है बताओ, उत्तल दर्पण, और वो कौन सा है, अवतल। इतनी देर से बना रहे हैं तो समझ में आ गए होंगे। कौन से की तो बाईं तरफ है, कौन से की दाईं तरफ है। अब यहां जब न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे बड़ी गलती अपने से यही होती है कि किसको तो माइनस लें, किसको प्लस लें, दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको वो चिन्ह प्रॉपर्टी बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये बाईं तरफ है, इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक। कैसी होगी बताओ, ऋणात्मक। किसकी, अवतल दर्पण की। ये किधर है बताओ, दाईं तरफ है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी बताओ, धनात्मक। ये पॉजिटिव होगी इसकी फोकस दूरी, और इसकी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है। तो यहां जब इसकी डेफिनेशन अपन लिखें तो फोकस दूरी, फोकस बिंदु से, कहां से बताओ, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु कौन सा है चलो बताओ, एफ ही है अपना। फोकस बिंदु से ध्रुव P तक की दूरी, तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है। अब ये आपको यहां देख के ये भी पता चल रहा होगा कि देखो ये C है और ये भी क्या है, C। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो वक्रता त्रिज्या R होगी, मान के चलो वो इतनी होगी, तो उसका हाफ पार्ट क्या है बताओ,
फोकस दूरी है। तो वो एक फॉर्मूला अपन पढ़ते आते हैं, रट रट के थक, R बराबर 2F होता है कि नहीं होता। तो R का मतलब पूरी त्रिज्या है, उसकी आधी क्या होती है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब चलो इससे आगे की बात अपन कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है और आप लोग तो, मैं तो यूं कह रहा हूं, अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देखो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका महत्व समझिएगा और वीडियो को देखो। और देखने के साथ अगर क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।